नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 1 फरवरी 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बट हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में सेशन में इस पूरे पीडीएफ का लिंक ऑफ कोर्स दे दिया जाएगा, वहां पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। इट विल बी हेल्पिंग टू यू ऑल फॉर मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट डायरेक्टली। आगे बढ़ने से पहले अगेन दोस्तों, ये 999 वाला जो आपका हार्ड कॉपी सेशंस है, इफ यू एट ऑल वांट टू गेट सब्सक्राइब टू दिस बुकलेट, जहां पर आपको 1 ईयर करंट अफेयर्स as well as the fact that 1 year के असम related specific current affairs and section wise division properly maintained किया हुआ रहेगा with 600 MCQs, everything असम static portion सा सबका कंबाइलेशन आपको एक ही बुकलेट में मिलेगा। and to subscribe to this or to get the hard copies of it, you can order the same at this very number। and जैसे कि मैं पहले भी बोलता था that 3rd of February से ये क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, and which will again be the video recorded sections that will be provided to you, right? That will be related to the current affairs aspect. Again same चीज, 1 year current affair national, 1 year Assam current affair as well as related MCQs regarding the same। so इसको भी अगर आपको admission लेना है then you can you have to pay around 299 rupees and the course link, I mean everything information about the same you will be obtaining through this नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पे न्यूज देख लेते हैं रिगार्डिंग नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के रिलेटेड यहाँ पे न्यूज है। नाउ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज क्यों न्यूज में था, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, क्योंकि अगेन नेशनल नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे को जो सेलिब्रेट किया गया था उसी में एक रिपोर्ट निकाला गया है, राइट? एंड उस रिपोर्ट में बताया गया है WHO के द्वारा दैट पुअरेस्ट जो कंट्रीज होता है ना, ये सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज से इंपैक्टेड होते हैं। ठीक है, सो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज ये अराउंड 20 ऐसे कंडीशंस है जो क्या ज्यादातर ट्रॉपिकल एरियाज में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, पहले तो आप समझने का कोशिश कीजिए ये हम वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। ट्रॉपिकल डिजीज आ रहा है ना, ट्रॉपिकल डिजीज तो आ गया, मतलब ऑफ कोर्स ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में ज्यादा डोमिनेंट होगा। ओके चलो सही है, वेरी गुड। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज मतलब नेग्लेक्टेड का मतलब ये होगा ना दैट देखो कोई भी अगर डिजीज हो, राइट, हर एक डिजीज के लिए कहीं ना कुछ वैक्सीन बने हुए हैं, है ना। अब वैक्सीन ज्यादातर कौन बनाते हैं? वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि दे आर मच मोर हैव मनी, राइट? तो R&D करने के लिए उनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, राइट? बट अगर कुछ ऐसे उन लोग का डिजीज है ना जो उनको उन लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, और ये वो वाला डिजीज है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, क्योंकि ये डिजीज जो है उनके कंट्रीज में तो प्रिवेलेंट नहीं है। ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज जो रिच कंट्रीज हैं दे आर, हम बोल सकते हैं दैट आई मीन टेम्परेट रीजन में लाई कर रहे हैं, है ना। अब देख लो ना, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, क्या ये तो टेम्परेट रीजन में ही लाई कर रहे हैं। व्हाई वुड दे बी केयरिंग फॉर दोस काइंड ऑफ डिजीज व्हिच आर अकरिंग इन ट्रॉपिकल रीजन व्हिच इज नॉट इंपैक्टिंग देयर पॉपुलेशन, है ना। सो इसीलिए इसका नाम दिया गया नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। अच्छा, वही भी चीज बोला गया है दैट ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज जो है ये ज्यादातर प्रिवेलेंट होते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में, बिकॉज द पीपल जो कि इस रीजन में रहते हैं, ज्यादातर, सबको ही नहीं, हम लोग भी ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, राइट, बट प्रोबेबली यू हैव नॉट गॉट इंपैक्टेड बाय दीज डिजीजेस, राइट। नाउ ये कौन लोगों पे ज्यादा इंपैक्ट करता है? वैसे लोग विच डोंट हैव प्रॉपर एक्सेस टू क्लीन वाटर, या फिर ह्यूमन वेस्ट को डिस्पोज करने का कोई प्रॉपर या फिर सेफ तरीका नहीं है, राइट। तो उस टाइप के रीजन्स में हम लोग को ये ज्यादातर देखने को मिलता है, राइट। किसके द्वारा कॉज होता है? पैथोजेंस, वायरसेस, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंजाइज एंड टॉक्सिन्स, राइट। एंड ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज जो है दोस्तों ज्यादातर कॉमन है इन द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। किस किस रीजन में ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हमें देखने को मिल रहा है? अफ्रीका में, एशिया में, अमेरिकाज, है ना। सो अमेरिकाज में मतलब सदर्न अमेरिका में की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो WHO के द्वारा जो रिपोर्ट निकाला गया ना, पहली बात तो दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड ग्लोबल रिपोर्ट ऑन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज 2023, राइट। वर्ल्ड नेशनल नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे के उपलक्ष्य में ये निकाला गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जहां पे 16 कंट्रीज बोला जा रहा है दैट 16 कंट्रीज ऐसे हैं, कंट्रीज है विच आर अकाउंटिंग फॉर 80% ऑफ दुनिया का ग्लोबल नेशनल आई मीन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। और नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज जो है ये डिस्प्रोपोर्शनेटली इंपैक्ट कर रहा है वैसे पॉपुलेशन को, अगेन ये मैंने पहले भी बताया, जो इनका वाटर सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज है, या फिर जो प्रॉपर वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन के एस्पेक्ट से नहीं विच आर टेकन केयर ऑफ। सो
among those population this neglected tropical disease impacts the most, right? चलो आ जाते हैं नेक्स्ट दोस्तों। नेक्स्ट इंडस वाटर ट्रीटी के रिलेटेड ये न्यूज है। क्या न्यूज है? न्यूज है तो गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और एक नोटिस उन्होंने इशू किया पाकिस्तान को। बोला दैट भाई देखो, हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी में कुछ कुछ संशोधन चाहते हैं। वी वांट फ्यू ऑफ द अमेंडमेंट्स इन इंडस वाटर ट्रीटी। नाउ व्हाट दिस ट्रीटी इज ऑल अबाउट, लेट्स फोकस ऑन टू दैट। देखो ये जो ट्रीटी है ना, हिमालयन वाटर्स, देखो इंडस वाटर ट्रीटी जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, पहले क्लियर हो जाना चाहिए, राइट? इसको ब्रोकर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है और वो है वर्ल्ड बैंक। क्लियर है यहां तक? चलो, अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर वाटर ट्रीटी है तो ऐसे कौन सा मेजर वाटर बॉडी है जो कि इंडिया पाकिस्तान से दोनों से गुजरता है? तो वो है इंडस वाटर सिस्टम। ठीक है, इंडस वाटर सिस्टम अगर देखोगे तो वो इंडिया से भी गुजर के उसके बाद पाकिस्तान में जाता है। तो इट बिकम्स वेरी मच एविडेंट फॉर बोथ द कंट्रीज टू कम ऑन टू अ पैक्ट जिससे फ्यूचर में कभी झगड़ा ना हो, राइट? जैसे अब देखो हमारा और चाइना के बीच में लेकिन ऐसा कोई ट्रीटी साइन नहीं किया गया, राइट? तो चाइना कैन यूज दिस एज देयर एडवांटेज टू पुट अ वॉर ऑन इंडिया। ठीक है, सो वैसा ही कोई एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज इंडिया और पाकिस्तान में जिससे ना आ जाए, इसीलिए हम लोगों ने ये ट्रीटी साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए चीजें। ओके चलो, सो यहां पर भी वही लिखा हुआ है, इंडस रिवर सिस्टम जो है ये एक हिमालयन रिवर सिस्टम। अब देखो ये क्या है, इंडस रिवर सिस्टम के बीच में ही ये ट्रीटी है। मतलब ये जो ट्रीटी साइन किया गया ना इंडस रिवर सिस्टम को रिलेटेड, इंडस रिवर सिस्टम की जब मैं बात कर रहा हूं, इसमें इंडस रिवर तो आ ही रही है, बट साथ ही साथ इंडस रिवर के साथ साथ वैसे भी रिवर्स आ रही है जो कि इसका पार्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल विच आर मेकिंग द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस, राइट? सो दे आर कमिंग अंडर इट। सो उसमें कौन कौन से रिवर्स है? उसमें देखो झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है, राइट? तो ये जो है ऑफ कोर्स इंडियन रिवर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ हिमालयन रिवर सिस्टम ओनली, राइट? एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन थ्रू आउट, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन बोला गया है थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट? सो यस, इंडस रिवर जो है इसको हम लोग सिंधु रिवर भी कहते हैं एंड इट इज अ पार्ट ऑफ, बोला जाता है दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन, नॉट फर्टाइल सॉरी, फर्टाइल रीजन्स, राइट? नाउ मेन ट्रिब्यूटरीज अगर देख लीजिएगा इंडस का तो वो कौन है, उसमें क्लियरली हम लोगों ने यहां पे डिस्कस कर ही लिया, जिसमें झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज एंड ब्यास हमें देखने को मिल रहा है। ओके, अब इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर वाटर शेयरिंग प्रोविजंस कैसे कैसे हैं, चलो उसको देखते हैं। अब देखो इसमें जो है ना 3 वेस्टर्न रिवर्स है और इस वेस्टर्न रिवर्स है इंडस, चेनाब और झेलम। इन वेस्टर्न रिवर्स को अलॉट कर दिया गया है टू पाकिस्तान फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज। पाकिस्तान इसको कैसे भी यूज करे, ये पाकिस्तान के पास है, राइट? अच्छा, एक है 3 ईस्टर्न रिवर्स जिसमें आता है रवि, ब्यास और सतलुज। अब ये जो रिवर्स है ना इनको एलोकेट किया गया है टू इंडिया फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूजेस। इंडिया जो है ना इनको अनरेस्ट्रिक्टेड यूजेस के कारण नहीं यूज कर सकती। ऐसा नहीं दैट हम चेनाब झेलम का नदी को मोड़कर इंडिया में घुसा दे, ना ना, ऐसा नहीं कर सकते अपन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी। वैसे ही रवि, ब्यास, सतलुज को लेकर हम लोग जो करें, हमारा जो मन, कोई हमें रोकने वाला नहीं है। ठीक है, समझ लो, क्लियर बात है? अच्छा, अब ये जो ट्रीटी है ना इसमें 80%, ये पूरा इंडस रिवर सिस्टम है जिसमें ये सारे 6 रिवर्स आते हैं, इसका 80% जो रिवर है वो पाकिस्तान यूज कर सकता है, बट इंडिया कितना यूज कर रहा है? मात्र 20% रिवर, 20% ऑफ द रिवर यूजेजेस, ओनली 20%, राइट? सो इन चीजों को देखते हुए इंडिया ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया। अब देखो दिस इज नॉट द मेजर रीजन बिहाइंड इंडिया कॉलिंग फॉर दैट। मेजर रीजन क्या है ना, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। वो चीज यहाँ पे सब कुछ चीज अगर लेके आने लग गया ना बहुत टाइम लगेगा, बोरिंग भी हो जाएगा, राइट? तो थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में, थोड़ा स्टोरी वाइज में मैं समझाता हूं। देखो इंडिया और पाकिस्तान, आपको पता है दैट अभी ये बीच में वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया इस ट्रीटी को, राइट? सो कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आती है, सो फर्स्टली वी विल गो टू द वर्ल्ड बैंक फॉर दिस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एंड वर्ल्ड बैंक भी क्या करेगी, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को भेजेगी, इंडिया पाकिस्तान के जो इश्यूज सुने उसके बाद वो लोग करें। अब क्या हुआ ना, हम लोग जो है इन रिवर्स में इंडस, चेनाब, झेलम, यहाँ पे आपको पता है दैट कुछ हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अरे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में हम लोग रिवर को मोड़ तो नहीं रहे ना, वी आर जस्ट यूजिंग इट। इनफैक्ट ये प्रोविजंस में क्लियरली लिखा हुआ है, यस इंडिया कैन डू दैट थिंग, राइट?
बट पाकिस्तान को उससे प्रॉब्लम है। पाकिस्तान बोल रहे नहीं नहीं, इंडिया तो इसको करके अब पानी को लॉन्गर टर्म में मोड़ देगी या फिर पानी का जो बहाव है पाकिस्तान में वो घट जाएगा। भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कुछ अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो आप सीधा वर्ल्ड बैंक के पास जाओ ना, वर्ल्ड बैंक ने ना इस ट्रीटी को ब्रोकर किया था। वो लोग बोल रहे नहीं नहीं वर्ल्ड बैंक नहीं, हेग में चलो भाई, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। ये क्या है भाई? देखो, जब आप कोई ट्रीटी बनाए हुए हो तो उस ट्रीटी की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नाउ हाउ डू वी डू द रिस्पेक्ट टू दैट ट्रीटी? बाय मेकिंग श्योर दैट जो जो ट्रीटी में प्रोविजंस है उसके आधार पर ही हम लोग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करें, राइट? अब देखो, ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में हम लोग ठीक है जाने का प्रोविजन है, बट कब है? जब सारे ऑप्शंस जो है खत्म हो गए हो, राइट? बट ये लोग तो फिर गलत फायदा उठा रहे हैं ना उसका। इससे क्या हो रहा है ना, इनडायरेक्टली इंडिया की छवि खराब होती है यार। आप सोचो, पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत सेंसिटिव इश्यू है ना? तो इस सेंसिटिव इश्यू का फायदा ले रही है तो पाकिस्तान, इंडिया को तो कुछ नहीं मिल रहा है, राइट? तो इसी के कारण बेसिकली ये चीज किया गया है। अब मेजर जो इश्यू है वो समझ जाना चाहिए, इसीलिए इंडिया ने पाकिस्तान को सीधा नोटिस भेजा था, देखो भाई आप तो खुद ही ट्रीटी की इज्जत नहीं कर रहे हो, तो यस वी वांट अ अमेंडमेंट टू दिस ट्रीटी, राइट? नेक्स्ट जो बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट न्यूज है रिगार्डिंग नाइट्रेट रेडिकल्स, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है दैट नाइट्रेट रेडिकल्स के कारण जो एयर पोल्यूशन चाइना में और भी ज्यादा वर्स हो रहा है, राइट? सो अगेन ये साइंटिफिक चीज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो इसमें क्लियरली बोला गया दैट एक स्टडी कैरी आउट किया गया था जिसमें पाया गया दैट कुछ इंडिया के पार्ट एंड कुछ चाइना के पार्ट हैव बिकम द हॉट स्पॉट ऑफ नाइट टाइम प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रेट रेडिकल्स, जिसके कारण डेडली ओजोन्स की जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो भी बढ़ सकती है। पार्टिकुलेट मटेरियल 2.5 की जो प्रोपोर्शन है एटमॉस्फेयर में वो भी बढ़ सकती है, राइट? सो नाइट्रेट रेडिकल्स है क्या? ये एक ऑफ कोर्स ऑक्साइड है नाइट्रोजन का ही, जो क्या कंसिस्ट करता है ऑफ 3 ऑफ कोर्स ऑक्सीजन एटम्स। नाउ एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्टिव एजेंट है, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन के फॉर्मेशन को रेगुलेट कर सकती है, ओजोन के फॉर्मेशन को, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के इसको राइट? तो देखो नाइट्रेट रेडिकल एक्चुअली करता क्या है? नाइट्रेट रेडिकल्स ये ऑक्सीडाइज कर देता है गैस पोल्यूटेंट्स को, जैसे बहुत सारे हम बोल सकते हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि जनरेट करते हैं ओजोन और सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल्स को। तो इसको इंपैक्ट करती है बेसिकली यह नाइट्रोजन रेडिकल्स। जैसे अगर बात करें, जैसे देखो हम लोगों ने यहाँ पे चीजें दो जो चीज डिस्कस किया ना, अभी तो डिस्कस किया आपके सामने, देखो लास्ट वाले पॉइंट में नाइट्रेट रेडिकल्स विल ऑक्सीडाइज गैस पॉल्यूटेंट्स सच एज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs which will then generate ozone and secondary organic aerosols। तो ओजोन एंड सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल्स, ओजोन क्या है? यह एक एयर पोल्यूटेंट है जो कि अफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज क्रॉप यील्ड को। वैसे ये जो सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल्स है ये भी दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो क्या 2.5 के प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, राइट? नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, ये लाइव मिंट से ये न्यूज लिया गया है एंड दिस न्यूज इज रिलेटेड टू द एविएशन गैसोलिन। क्यों न्यूज में क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों यहां पे डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को अभी इतना पावर मिल गया दैट दे कैन स्टार्ट एक्सपोर्ट ऑफ एविएशन गैसोलिन। अब देखो एक्सपोर्ट करना, अभी तक आपको कोई भी फ्यूल, कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल हम लोग ज्यादातर क्या सुन रहे थे? इंपोर्ट कर रहे थे ना। अब कोई भी चीज अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कहा जा रहा है इससे जो दुनिया का जो ये मार्केट है ना, इसका साइज पता है कितना है? 2.7 बिलियन डॉलर्स इन ग्लोबल मार्केट। उसमें अगर इंडिया इंटर कर रही है तो आप खुद सोचो, एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट हो रहा है दैट हाँ हमारी जो देश से एक्सपोर्ट्स है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, राइट? सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू प्रॉपरली एनालाइज। ओके, सो यहां पे भी वही बोला गया दैट करंटली अगर देख लीजिएगा इंडिया में IOC एक सोल मैन्युफैक्चरर है इस फ्यूल का, दैट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पास ही यह पावर है दैट वो इसको प्रोडक्शन करे और उसको वो बेचे भी, है ना? तो ये तो सरकारी कंपनी है, तो अल्टीमेटली जो भी मुनाफा होगा सरकार को ही जाएगा, राइट? सो यस इट इज यूज्ड टू ऑपरेट। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इट इज यूज्ड टू ऑपरेट अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, UAVs तो है ही,
इसको इसके थ्रू ऑपरेट करता है, साथ ही साथ स्मॉल प्लेन्स को भी ऑपरेट किया जाता है इसके थ्रू, राइट। अच्छा, साथ ही साथ और भी कुछ अगर डिस्कस करें इसके एविएशन फ्यूल के बारे में, तो यस, एविएशन फ्यूल गैस, एविएशन गैसोलीन जो है इसका हाई ऑक्टेन एविएशन फ्यूल है, जिसका सुपीरियर परफॉर्मेंस है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी है ना, इंपोर्टेड फ्यूल के कंपैरिजन अगर कीजिएगा उससे क्वालिटी स्टैंडर्ड इसकी रिस्पेक्टिवली ज्यादा है। यूजुअली फ्लाइंग स्कूल जो है इस टाइप के फ्यूल्स को ज्यादा इस्तेमाल करती है सच, राइट। नेक्स्ट सेना स्पेक्टेबलिस के बारे में एक न्यूज है, ध्यान से देखिएगा। सीना स्पेक्टेबलिस एक इन्वेसिव स्पीशीज है जो क्या केरला में हम लोग को मतलब सदर्न इंडिया के रीजन्स में ज्यादातर देखने को मिला है। तो न्यूज में इसलिए था क्योंकि नोडल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इन्वेजन्स जो क्या केरला एट द केरला फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, दे हैव कम आउट विद सम सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट प्लान जिससे इस इन्वेसिव स्पीशीज को हम लोग खत्म कर सके, राइट। अब वो क्या मैनेजमेंट प्लान है, it's not much concern, but what is the major what is that thing that you need to learn from your prelims perspective is what is this kind of invasive species, what are invasive species। देखो ये एक ऐसे स्पीशीज है जो कि एक रीजन में पहले रहते थे बट दूसरे रीजन में इसको कैसे भी इंट्रोड्यूस किया गया, या तो नेचुरली भी इंट्रोड्यूस हो सकता है या फिर ह्यूमन के एफर्ट के कारण भी ये इंट्रोड्यूस हो सकता है। बट अगर ये दूसरे जगह में इंट्रोड्यूस हो गया ना तो इस रीजन का जो नेटिव स्पीशीज है उसको ये जीने नहीं देगी, उसका जीना हराम कर देगी। समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, राइट। सो ये भी जो इन्वेसिव स्पीशीज है ना, ये भी इन्वेसिव स्पीशीज कुछ ऐसी ही है, राइट। सो यस, ये जो है क्लियरली लिखा हुआ है, कहां गया, ये एक डेसिडियस ट्री है विच इज नेटिव टू ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ अमेरिका। अमेरिका के जो ट्रॉपिकल एरियाज है वहां की ये नेटिव स्पीशीज है एंड वहां से कैसे भी इसने ऑफ कोर्स इट हैज मेड इट्स वे टू सदर्न इंडिया। एंड इसका जो आईयूसीएन स्टेटस अगर देख लीजिएगा, लीस्ट कंसर्न है, इन्वेसिव ऑफ सेना स्पेक्टेबलिस इज द मोस्ट सीवियर इन द वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नियर बाई फॉरेस्ट एरिया। मतलब इनका जो इन्वेशन का जो कैपेबिलिटीज है ना, ज्यादातर सदर्न इंडिया के जो वायनाड रीजन है, दैट इज केरला का जो वायनाड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उस रीजन में हमें इसका इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है, राइट। सो वाइनाड सेंचुरी, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी अगर बात करें तो यह है क्या, उसके बारे में छोटा सा एक चीज देख लेते हैं, दैट यस इट इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और ऑफ कोर्स दिस होल रीजन, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा टर्म मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागारहोल नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क और वैसे ही साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी इसी के अंडर आता है ना। It has world's largest recorded population of Asian elephant. These are few of the knowledgeable part, और I mean दिमाग में रखो कहीं ना कहीं। रिवर्स काबिनी और इनके जो 3 ट्रिब्यूटरीज है ना, तो ये भी यहीं से बहती है, इसी रीजन से, ठीक है। अब देखो ये जो है काबिनी, फर्दर इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कौन सा रिवर, कावेरी रिवर। लेकिन याद रखिएगा काबिनी, भाबिनी, ये सब कुछ कुछ ऐसे रिवर्स है जो क्या कावेरी के ट्रिब्यूटरी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वल्चर स्पीशीज के रिलेटेड। वल्चर स्पीशीज कहा जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2017 रेड हेडेड वल्चर और ब्लैक वल्चर को स्पॉट किया गया है नियर बाय द रीजन ऑफ दिल्ली एंड गुरुग्राम। मतलब 2017 के बाद से इनको इस रीजन में स्पॉट ही नहीं किया गया था, मतलब अराउंड 5-6 साल होने लग गए, है ना। 6 साल बाद इनको स्पॉट किया जा रहा है इन रीजन्स में, ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। सो रेड हेडेड वल्चर जो है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, एशियन किंग वल्चर भी कहते हैं या फिर पौंडीचेरी वल्चर भी कहते हैं। ये एक्सटेंसिवली इंडिया में ही हमें मिलते हैं, बट इनके नंबर्स जो है बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर रहे थे। क्यों? डाइक्लोफिनेक पॉइजनिंग के कारण। डिस्कस करता हूं थोड़े देर में ही इसको, डाइक्लोफिनेक पॉइजनिंग क्या होता है उसको प्रॉपर्ली डिस्कस करता हूं, जस्ट वेट। इसका आईयूसीएन स्टेटस अगर देख लीजिएगा रेड हेडेड वल्चर का, तो वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड एज पर द आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट, राइट। तो ये तो हो गया रेड हेडेड वल्चर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करते हैं ब्लैक वल्चर के बारे में। ब्लैक वल्चर ये जो है हमें ज्यादातर यूएसए और सदर्न अमेरिका में मिलता है, और ब्लैक वल्चर जो है इट टिपिकली अवॉइड क्रॉसिंग लार्ज वाटर बॉडीज एंड डू नॉट कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये इसके क्राइटेरिया दैट हाँ ये ज्यादा दूर तक नहीं डिस्टेंस ट्रेवल करती है, राइट। इसका जो आईयूसीएन स्टेटस अगर देख लीजिएगा, दिस इज लीस्ट कंसर्न, और यही 2 ऐसे स्पीशीज है जो कि दिल्ली और गुरुग्राम रिस्पेक्टिवली वाले रीजन्स में हमें रिसेंटली देखने को मिले हैं, राइट। नाउ
मैंने बोला ना आपको इसमें रेड हेडेड वल्चर में दैट व्हाई देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू द डाइक्लोफिनेक पॉइजनिंग। तो सवाल होता है डाइक्लोफिनेक पॉइजनिंग होता क्या है। देखो डाइक्लोफिनेक एक ड्रग होता है जो क्या होता है ना कैटल्स वाले टाइप के स्पीशीज को दिया जाता है। ये डाइक्लोफिनेक जो है इन कैटल स्पीशीज के लिए इसलिए फायदेमंद होती है क्योंकि दे आर एक्टिंग एज अ पेन किलर, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन होती है इनके लिए। चलो इनके लिए तो फायदा है, बट अब सोचो ये खा गए, इनके शरीर में चला गया और वो रह जाता है लेकिन डाइक्लोफिनेक। अब सोचो ये जब मर जाता है ना तब क्या होता है, ये वल्चर्स इनको खाती है। इन यही तो काम है, वल्चर्स आर व्हाट, दे आर सैप्रोफाइट्स, राइट? दे कम एंड ईट दीज आई मीन बुल्स एंड ऑल, राइट? गाय या फिर जो भी स्पीशीज है, तो इनको जब खाती है ना तो ये डाइक्लोफिनेक इनके लिए तो फायदेमंद था, बट इनके लिए जो है ये पॉइजन हो जाता है। तो जब ये इनको खाती है ना तो ये डाइक्लोफिनेक इनडायरेक्टली इनके शरीर में घुस जाता है ना, और इनकी मृत्यु हो जाती है, राइट? तो ये डाइक्लोफिनेक पॉइजनिंग के कारण इंडिया में वल्चर की संख्या बहुत हद तक घट गई थी। इसलिए ओवरऑल डाइक्लोफिनेक का यूजेजेस को बहुत हद तक इंडियन गवर्नमेंट ने रेगुलेट भी किया है, राइट? एंड दिस यू शुड नो। नेक्स्ट, द हिंदू का ये न्यूज था रिगार्डिंग 90 फॉसिल नेस्ट ऑफ डायनासोर्स जो कि रिसेंटली अनकवर किया गया, कहां पर? नर्मदा वैली में। और कहा जा रहा है दैट ये जो 92 नेस्टिंग साइट जहां पे अराउंड 200 रफली 56 ऑड फॉसिल एग स्पीशीज मिले हैं, दे आर बिलोंगिंग टू द टाइटेनोसोर्स। ये भी डायनासोर्स का ही एक सब स्पीशीज आप बोल सकते हो। ये बेसिकली क्या है ना, ये हम बोल सकते हैं टाइटेनोसोर्स दे आर द लार्जेस्ट डायनासोर्स जो क्या कहा जाता है एवर दे हैव लिव्ड। इतने बड़े बड़े डायनासोर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सो ये जो है डाइवर्स ग्रुप ऑफ सौरोपॉड डायनासोर्स थे जो क्या इंक्लूड करते थे जेनरा ऑफ डायनासोर्स फ्रॉम ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि डायनासोर सब जगह ही थे। दीज वर द लास्ट सर्वाइविंग ग्रुप ऑफ लॉन्ग नेक्ड सौरोपॉड्स। मतलब इतना टेक्निकल टर्म्स मत जाओ, मतलब यही सोचो इनके नेक जो है तो बहुत लंबे थे, राइट? दे आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट डायनासोर जो क्या अभी तक कहा जाता है दैट दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे थे। एंड इनके ऑफ कोर्स कहा जाता है दैट क्रिटेशियस पीरियड, जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप पढ़िएगा ना तो उसमें वेरियस पीरियड्स आता है, इयॉन्स, पीरियड्स, इपॉक्स, ठीक है? तो उसमें एक रहता है क्रिटेशियस पीरियड, राइट? तो उसके एंड में ही इनका एक्सटिंक्शन भी हुआ था, ऐसा कहा जाता है, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट द मेन थिंग। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज की अगर बात करें दोस्तों, कल वाला जो एमसीक्यू पूछा गया था, कल का एमसीक्यू था शुमांग लीला। ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है ऑफ थिएटर जो क्या किस रीजन ऑफ इंडिया में बेसिकली प्रैक्टिस किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर, जिसमें मणिपुर वाज द करेक्ट आंसर। आई एंड यस, एवरीवन हैज डन इट करेक्टली, वेरी गुड। आज का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आई वांट यू गाइस टू आंसर इट क्लियरली, करेक्टली। आशा करता हूं ये भी बहुत इजी क्वेश्चन ही है। सेना स्पेक्टेबलिस रिसेंटली सीन इन न्यूज। 4 है ऑप्शन है दैट ये है क्या, व्हाट इज इट? इट इज अ कोरल स्पीशीज सीन इन गल्फ ऑफ खंबात, इन्वेजिव स्पीशीज फाउंड इन सदर्न इंडिया, न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज सीन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, या फिर बनाना स्पीशीज डिस्कवर्ड इन अंडमान एंड निकोबार। 4 ऑप्शंस है। You need to write the correct option in the comment section below. I'll be waiting for your answer to come up. This was all about the discussion for today's class, guys. Thank you for bearing up and watching this lecture. Thank you very much.